हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जित से प्राप्ति पर ए स्वयं जांच करेगा, बी जांच करने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा, सी केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा, डी उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त कर सकेगा। राइट आंसर सी, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्न प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात पहला, आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। दूसरा, रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राजनीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। दूसरा, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राजनीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के निदेशक तत्वों की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 ख एवं ग में बताए गए निदेशक तत्व के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उसे विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुलित करता है? ए जिला नियोजन समितियां, बी राज्य वित्त आयोग, सी उस राज्य का वित्त मंत्रालय, डी उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। राइट आंसर
बी राज्य वित्त आयोग। आइए इसकी व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों आदि के निर्धारण हेतु संस्तुति के लिए एक वित्त आयोग होगा, जिसका गठन राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। ए कानून व व्यवस्था बनाए रखना, बी पुलिस पर नियंत्रण रखना, सी विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, डी भू राजस्व एकत्र करना। कूट ए बी सी, बी ADB, सी ACD, डी DCB। राइट आंसर ABC। आइए इसकी व्याख्या। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियों के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना एवं विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना आदि कार्य निहित है, जबकि भू राजस्व एकत्र करने की शक्ति का प्रयोग जिला अधिकारी जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन, वी गिरी, सी एन संजीव रेड्डी, डी ज्ञानी जैल सिंह। राइट आंसर सी एन संजीव रेड्डी। आइए इसकी व्याख्या। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से या निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उनका कार्यकाल 1977 से 1982 था। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए केवल एक। आइए इसकी व्याख्या। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ए ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। डी उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। राइट आंसर सी
सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। आइए इसकी व्याख्या। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, कानून के समक्ष समता। तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकार। चौथा, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 3। बी, केवल 1 और 4। सी, केवल 2 और 4। डी, 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर ए, केवल 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता का अधिकार भारतीय नागरिकों तथा विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उसका पालन करें। सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। डी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। राइट आंसर डी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये मूल कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। ए, वह स्वयं का प्रत्याशी होता है। बी, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। राइट आंसर सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। आइए इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति। पहला, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। दूसरा, के पास
पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबद्ध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीन रहकर कार्य करती है। ए न्यायपालिका, बी विधायिका, सी प्रधानमंत्री कार्यालय, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर बी विधायिका। आइए इसकी व्याख्या। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर बी केवल 2। आइए इसकी व्याख्या। प्रथम लोकसभा चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की और जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 16 सीटों प्राप्त कर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विपक्ष में सरकार सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई थी। इस रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राम सुभव सिंह को चुना गया था। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होना आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर डी उपराष्ट्रपति। आइए इसकी व्याख्या। भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः
दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? ए. मद्रास उच्च न्यायालय, बी. मुंबई उच्च न्यायालय, सी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी. कोलकाता उच्च न्यायालय। राइट आंसर ए. मद्रास उच्च न्यायालय। आइए इसकी व्याख्या। मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2016 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता। दूसरा, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार में गठित करते हैं। तीसरा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। चौथा, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 3, सी. केवल 3 और 4, डी. 1, 2 और 4। राइट आंसर सी. केवल 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के खंड 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अतः कथन 1 असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः कथन 2 भी गलत है, बाकी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. मुख्यमंत्री। राइट आंसर बी. राष्ट्रपति। आइए इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस पर एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 166। राइट आंसर बी आर्टिकल 164। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ए प्रतिषेध, बी उत्प्रेषण, सी अधिकार परीक्षा, डी परमादेश। राइट आंसर ए प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। आइए इसकी व्याख्या। प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। नेक्स्ट, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर बी भारत के राष्ट्रपति। आइए इसकी व्याख्या। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को यूनियन यानी संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085।